प्यारे साथियों, जय हिंद। क्या हाल चाल है आप सभी लोगों का। आशा करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और साथ ही साथ जबरदस्त होंगे। प्यारे साथियों, कल से आपका एनटीपीसी का पेपर स्टार्ट हो रहा है और आप सभी लोग जिसका भी एनटीपीसी का पेपर है, सभी लोग अपने पेपर की तैयारी कर रहे होंगे। बिल्कुल लगे रहिए, क्योंकि कल से आपको पेपर देना है। आज जितना भी हो सके पढ़ाया रिवीजन कर डालिए। और मैं आपके लिए एनटीपीसी परीक्षा 13/6/2022 के दिन हुआ पेपर से गणित के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न इस वीडियो के माध्यम से हल करवा रहा हूं, जहां से आपको एक तरीका मिलने वाला है और कुछ सूत्र मिल जाएगा, जिससे आप अपने परीक्षा की तैयारी यानी और अच्छा कर सकते हैं और पेपर में नंबर प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो में पहला प्रश्न देखते क्या है। और आपको वीडियो लास्ट तक देखना है, क्योंकि कल आपको पेपर देना है। कल से पेपर लगा है आपका एनटीपीसी का। तो चलते हैं, देखते हैं आज के इस वीडियो का पहला प्रश्न क्या है। देखिए, कह रहा निम्नलिखित विकल्पों में से। अब मैं आपको एक बात जरूर समझा दूं कि जितना भी पेपर हुआ है उसमें दिया है कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सी संख्या 12 से विभाज्य है। अब बात ध्यान से सुनना, ये वीडियो हो सकता है लंबा हो जाए, लेकिन आपके पूरे फायदे के लिए होगा। यहाँ 12 से विभाजता, कभी कभी 77 से विभाजता, कभी कभी 78 88 से विभाजता, कभी कभी 9 से विभाजता, 3 से विभाजता देता है। तो नोट करो कि विभाजिता वाले सवाल हमें लगाना सीखना है। विभाजिता का नियम आपको 11 तक बताया गया है। उसके बाद जब होता है तो कोई नियम काम नहीं करता। हाँ, 11 और 8 का नियम काम करता है, यानी जो संख्या 11 से कटेगी और 8 से कटेगी, दोनों से कटेगी, वही संख्या 88 से विभाजित हो। तो ऐसे सवाल जब भी आए, जैसे 12 के विभाजता चेक करना है, तो जो संख्या 3 और 4 दोनों से कटे यानी 12 से, तभी संख्या वो कटेगी, वरना नहीं कटेगी। अब 12 के विभाजता चेक करने के लिए आप इनको देखना है, 4 का नियम क्या कहता है और 3 का नियम क्या कहता है। 3 का नियम क्या कहता है, ध्यान देना, सभी अंकों का योग 3 से कटे, या फिर ऐसे, ये 3 से कट रहा है, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6, 3 एकन 3, 7 2 9, ये भी 3 से कट जा रहा है। क्या ये संख्या 3 से पूरी तरह कटी? हाँ, बिल्कुल कट गई। 4 से भी कटनी चाहिए। 4 के विभाजता का नियम है, अंतिम 2 अंक यदि 4 से विभाजित होते हैं तो वह संख्या बड़ी से बड़ी कोई भी हो 4 से विभाजित होगी। अब देखो, 4 से काटोगे तो 4 दूनी 8, 1 9, 4 चौके 16। बिल्कुल सही, पहला ही उत्तर है आपका, पहला ही उत्तर है इस दिए गए प्रश्न का। तो याद करो, सेट करो, अपने दिमाग में सेट करो कि मुझे विभाजिता से संबंधित सवाल कोई भी गलत नहीं करने हैं, तभी तो आप सिलेक्शन ले पाओगे। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न कह रहा निम्नलिखित व्यंजक को सरल कीजिए। अब व्यंजक को सरल करने की बात आई, आपके पास एक व्यंजक है, ध्यान दीजिए। यहां पर 2/3 आपका व्यंजक कुछ इस प्रकार से है, मैं सेट करता हूं। 2/3 धन 4/9, ये भाग है। पहले हम छोटा ब्रैकेट हल करते हैं। एलसीएम क्या होगा, दोनों में छोटे ब्रैकेट का एलसीएम 6 होगा। 2 3 6, 3 सते 7 त्रिक 21 माइनस 6 से 6 कट गया, 5 आ गया। अब आप देखेंगे 2/3 धन 4/9, भाग का उल्टा गुणा होता है और 21 माइनस 5 बराबर क्या होगा, 16। 16/6 तो 6/16 लिख दिया। 4 चौके 16, 2 दूनी 4, 2 तिया 6 और 3 त्रिका 9। यहाँ देखो रह गया 2/3 और प्लस में यहाँ ऊपर कुछ नहीं रह गया, नीचे 3 दूनी 6 रह गया। अब इनका जब आप एलसीएम लोगे, 3 और 6 का एलसीएम 6 बनेगा। 3 से 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, प्लस में 6 से 6 कट गया, यानी 1 रह गया। और 4 1 5/6, जो भी ऑप्शन रहेगा उसे आप टिक करोगे, सवाल का उत्तर लगाओ। अब मैं एक बात आपको यहीं क्लियर कर देता हूं, सरल कीजिए। एक टॉपिक है सिंपलीफिकेशन,
यहां से आता है एक सवाल, इसे आपको गलत नहीं करना है। मैं हर एक सवाल पर चर्चा करता रहूंगा, ये आपकी परीक्षा में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, चैप्टर कौन सा है। तो ये सिंप्लीफिकेशन सरलीकरण का है। ऐसे सवाल एक नहीं दो दो दे देते हैं, तो इसे भी आपको गलत नहीं करना है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न आपका कहता है, देखिए एक सवाल ट्रिग्नोमेट्री से आएगा, अगर आसान है तो ठीक है, वरना कभी कभी टफ दे देता है, कठिन दे देता है। देखो ऐसे सवाल लगाने के लिए कह रहा साइन थीटा प्लस 1/4 कॉसेक थीटा बराबर 1, जबकि 0 से बड़ा है थीटा का मान और थीटा 90 अंश से कम है, यानी थीटा से बड़ा 90 है, यानी 0 का मान थीटा से बड़ा है या बराबर है, और थीटा का मान 90 से छोटा या बराबर है। अब देखो मैं ऐसे सवालों के लिए कभी कभी सेट करता हूं ऑप्शन से लगाना, सीधे सेट कर देता हूं ऑप्शन। देखो साइन थीटा, अगर मैं पहला ऑप्शन यहाँ 30 रख दूं तो साइन 30 अंश प्लस में 1/4 इंटू कॉसेक 30 अंश है, COSEC कॉसेक 30 बराबर 1 लाना हमें है। साइन 30 बराबर 1/2 होता है, 1/4 और गुणे में कॉसेक 30 साइन 30 का उल्टा होता है, कॉसेक 30 साइन 30 का उल्टा होगा तो 2/1 होगा। देखो 2 दूनी 4। अब मैं बात करूं 1/2 प्लस 1/2, आधा प्लस आधा बराबर पूरा और पूरा बराबर पूरा, इसलिए सवाल का उत्तर पहला ही हो जाएगा। ऑप्शन से भी हम सेट कर सकते हैं सवालों को, बात समझ में आ जाएगा। और ऐसे सवालों को लगाने के लिए आपको याद रखना पड़ेगा साइन 0 का मान, साइन 30 का मान, साइन 45 का मान, साइन 60 का मान, साइन 90 का मान। चूंकि साइन 0 बराबर 0 होता है, साइन 30 बराबर 1/2 होता है, साइन 45 बराबर 1/√2 होता है, साइन 60 बराबर √3/2 होता है, साइन 90 बराबर 1 होता है। अब यहीं पर आपको कॉस थीटा का भी मान याद रखना पड़ेगा। कॉस 0 बराबर 1 होता है, कास 30 बराबर 1/√3/2 होता है, कास 45 बराबर 1/√2 होगा, कास 60 बराबर 1/2 होगा, कास 90 बराबर 0 होगा। अब एक बात यहाँ अगर आप ध्यान दोगे तो ये देखो, एक यहाँ आ गया, √3 यहाँ आ गया, ये यहाँ आ गया, ये यहाँ चला गया, ये यहाँ, एकदम अपोजिट सेट कर लेते हैं। अगर हमें tan का मान निकालना है तो 0/1 बराबर 0, 1/2 √3/2, 2 से 2 खत्म हो जाएगा, 1/√3 रह जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ 2 से 2 खत्म होगा, √3 आ जाएगा, 1/0 करेंगे तो क्या आएगा, इनफाइनाइट। ये मान भी आपको याद रखना पड़ेगा, तब जाके आप ट्रिग्नोमेट्री के सवालों को, त्रिकोणमिति के सवालों को लगा पाएंगे। और 1 से 2 सवाल यहाँ से भी फिक्स होता है। आपके रेलवे की परीक्षा, NTPC की परीक्षा, कोई भी परीक्षा ले लो इस टाइप का, तो यहाँ से सवाल आने हैं। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका कहता है, ध्यान दीजिएगा, कहता है कि वह छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो 27, 54 और 72 में से प्रत्येक से, 27, 54 और 72 में से प्रत्येक से विभाज्य है। और ध्यान देना, पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात करना है, तो इसे हम LCM विधि से 27, 54 और 72 फैक्टर करते हैं। चलो 3 से काट देते हैं, 3 9 27, 3 1 3 2 5, 3 8 24, 3 दूनी 6, 6 1 3 चौके 12। फिर 3 से काट देते हैं, 3 त्रिका 9, 3 6 18, 3 8 24। फिर 3 से काट दे, 3 1 3 दूनी 6 और 8। अब हम 2 से काटेंगे तो 2 1 2, 2 चौके 8। फिर 2 से काटेंगे तो 2 दूनी 4। फिर 2 से काटेंगे, तब तक काटेंगे जब तक 1 नहीं आ जाएगा। अब देखो, पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या ये पूर्ण वर्ग है? बिल्कुल है। क्या ये पूर्ण वर्ग है? बिल्कुल है। लेकिन ये पूर्ण वर्ग नहीं, ये पूर्ण वर्ग नहीं है, तो क्या करना होगा? खुद से अपनी तरफ से एक गुणा करना होगा, यानी अगला गुणज बताना होगा। 3 दूनी 6 से आपको बाद में गुणा करना पड़ेगा। या फिर आप ऐसे देख लो, 3 ऐसे हो जाता है, 3 गुणे में 3 गुणे में 3 गुणे में 3, 1 2 3 4। फिर यहाँ भी 4 है, 2 गुणे में 2 गुणे में 2 गुणे में 2। अब देखो, 3 त्रिका 9 त्रिक 27, 27 27 तियां 81 हो जाएगा। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, दूनी 16, 16 1 16 के 6 हासिल 1 और 16 8 128 1 129,
यानी 1296 वह एक पूर्ण वर्ग संख्या है। 1296 वह एक पूर्ण वर्ग संख्या जो 27, 54 और 72 में से प्रत्येक से विभाज्य होगा। अब आप ये बताओ ये किस चैप्टर का सवाल है? तो भैया एलसीएम और एचसीएफ का सवाल है, जहां से आपकी परीक्षा में आ रहा। हर एक चैप्टर से आपका एक पूरा सेट बन जाता है। कहते नहीं बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है, वैसे एक एक प्रश्न से पूरा पेपर बन जाता है। क्योंकि आपके गणित में 35 से 36 चैप्टर, 38 चैप्टर, उससे ज्यादा कहाँ है। तो सभी को आपको एक बार रिवीजन कर लेना है, रिवाइज कर लेना, सूत्रों को, नियम को, मेथड को, ट्रिक को, जो भी आपको समझ में आए सबको रिवाइज कर लेना है, तब पेपर देने जाना है। यह आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होगी। चलिए समझते हैं। कह रहा दिए गए विकल्पों में वह लगभग मान क्या है जो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। देखिए कहता क्या है, दिए गए विकल्पों में वह लगभग मान क्या है। लगभग मान आपको बताना है तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, इन दोनों को आपको ऐड कर लेना। 17.8, चलो मैं 17.8, 8 2 10, 10 के 0 हासिल 1, और देखो 8 8 16 के 6 हासिल 1, 7 1 8 1 9 और 1। अब 196 वहां ले चलो, वहां नहीं, इसको उठा के ला, 169 यहाँ ले आओ। 16 में से 9 गए 7, यहाँ बचा 8 में से 6 गए 2, यानी 27। नियर अबाउट क्या 27 है किसी में? नहीं, लगभग में आपको बताना तो 26 सवाल का उत्तर हो गया। कितना समय लगेगा? बहुत कम समय लगेगा। अब दशमलव के चक्कर में आप पढ़ोगे तो फंस जाओगे, समय ज्यादा लगेगा, क्योंकि आपके पास समय बहुत कम होगा और ज्यादा से ज्यादा सवालों का उत्तर देना होगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। कहता है एक कार्य का 66 सही 2/3 भाग 8 दिन में करता है। तो भैया 66 सही 2/3 प्रतिशत भाग 8 दिन में, तो आप ये भी देख सकते हो कि ये पूरा कार्य कितने दिन में करेगा। तो 66 तिया 6 त्रिक 18, 2 20 के 0 हासिल 2, 6 त्रिक 18, 2 20, और प्रतिशत का मतलब बटा में 100, और ये 3 पहले से है। तो देखो 2 0 से 2 0 खत्म, यानी 2/3 कार्य। 2/3 कार्य कै दिन में? 8 दिन में। अगर पूरा कार्य कहें तो 3/2 हो जाएगा, तो 2 चौके 8 और 4 तिया 12। 12 दिन में ये पूरा कार्य करेगा। पूरा कार्य करने में कितना दिन लगाएगा? तो 12 दिन लगाएगा। कितना दिन? 12 दिन। एक हो गया। फिर कहता है बी ए से 40% कम कार्य कुशल है। चलो ए और बी की बात कर दें। ए कार्य 12 दिन में करता है, तो एक दिन की कार्य कुशलता क्या होगी? 1/12, और बी इससे भी 40% कम कार्य कुशल है। 40% कम कार्य कुशल है, 40% कम कार्य कुशल है, तो इसका मतलब ये 60% कुशल है। कितना भैया? 60% कार्य कुशल है। 40% कम का मतलब 60% कार्य कुशल है। अब देखोगे तो भैया 6 दहा में है ना, नहीं 12 पंचे 60 ले लो आप, या ऐसे कर लो 0 से 0 खत्म, 6 दूनी 12 और 2 दहा में 20, यानी बी की कार्य कुशलता 1/20 है। और बी अगर कार्य को करना चाहे तो कितने दिन में कर लेगा? 20 दिन में कर लेगा। बोलो 20 दिन में कर लेगा। ये बात समझ गए? कह रहा दोनों 5 दिन कार्य करते हैं। तो देखो 12 गुणे में, एक सूत्र में आपको बता देता हूं, a गुणे में b बटे में a प्लस b, ये दोनों के कार्य करने में लगा समय। चलो एक का है भैया 12, एक का है 20, एक का है 20, एक का 12 और 20 कितना होगा? 32। 4 वठे 32, 4 पंचे 20, 5 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, 4 दूनी 8 4 तिया 5 तिया 15 बटे में 2, 15/2 दिन में कार्य पूरा कर देंगे। एक दिन में कार्य कितना होगा? 2/15। कह रहा क्या? 5 दिनों तक इन्होंने काम किया। कितने दिनों तक? 5। तो 5 से गुणा करो, 5 तिया 15, यानी 2/3 कार्य इन लोगों ने क्या कर दिया? खत्म कर दिया। 2/3 कार्य किया। अब कह रहा शेष कार्य कौन सा बचा भैया? 3 काम में से 2 काम खत्म, तो 1/3 कार्य बचा है। 1/3 कार्य 6 दिन में पूरा करता। कौन? सी। तो 6 से 3 6 18, यानी सी इसे 18 दिन में कार्य को कर लेगा।
फिर कहता है कि ए और सी मिलकर कार्य कितने दिन में करेंगे। तो भैया लो ये वाला नियम लगाना, 18 गुणे में 12 और बटे में 18 12 कितना होगा 30, 6 पंचे 30 और 6 तिरिक 18, 12 तिया 36 बटे 5। अब देखो 5 सते 35 यानी 7 सही 1/5 दिन लगेगा सवाल का उत्तर। ये सवाल बड़ा होगा भैया आपके लिए, क्योंकि ऐसे दिया ही है, ये समय लेने वाला सवाल है, लेकिन है कहां से, कार्य समय से है। बोलो समझ में आ जाए, ना समझ में आए तो रिवीजन कर लो, फिर से रिवाइज कर लो, वीडियो को पुश करके देख लो आप। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात दिया है, 3:2 दिया है। त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात यानी 3x और क्या है भैया ये 2x है, 2x है मान के चलो। ऐसे कह रहा यदि इसका आयतन सूत्र क्या होता भैया बेलन का, पाई r स्क्वायर h होता है। ये 19,404 है। तो कह रहा बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बताओ, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता क्या है, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई r h होता है। पहले आप यहाँ चलो, यहाँ से सरल को 22 पाई का मान 22/7, तो यहाँ 7/22 लगाओगे। अब देखो यहाँ पर आप 3 रखोगे तो 3x का होल स्क्वायर गुणे में 2x बराबर, यहाँ तो चाहे तो थोड़ा सरल कर लो, मर्जी आपकी। 11 दूनी 22, 11 एकन 11, 8 मतलब 84, 11 सते 77, 7 84, फिर 70, 11 छका 66, 4 70, 44, 11 चौक 44, फिर 2 से काट दो, 2 8 16, 1 17, 2 8 16 और 2 दूनी 4 और गुणे में क्या 7। अभी चलो 3 त्रिका 9, 9x स्क्वायर गुणे में 2x। अब आप बताओ 8 8 2 गुणे में 7, ये 9 और 2 यहाँ लेके आओ, 9 गुणे में 2। चलो x स्क्वायर नहीं x 3 घात आ गया। अब चलो 2 से काटते हैं, 2 से काट देते हैं तो भैया 8 दूनी 16, 16 2 18, ये 9 से भी तो कट रहा है। चलो 9 से काट देते हैं, 9 9 81, 9 9 81, 7 9 8 72, 2 से काटो, 2 49 में, 2 49 में 98। अब देखो 49 का मतलब 7 गुणे 7 गुणे 7 और घन का उल्टा घनमूल, यानी अगर हम x का मान देखें 7 और इसकी त्रिज्या देखेंगे तो 7 त्रिके 21, ऊंचाई देखेंगे तो 7 दूनी 14 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा तो भैया यहाँ लगाओ, 2 पाई का मान 22/7, त्रिज्या 7 त्रिके 21 और ऊंचाई क्या है 14, 7 त्रिके 21, 3 दूनी 6, 22 छक्का 132 होता है गुणे में 14, 14 दूनी 28 की 8 हासिल आए 2, 14 तिया 42, 2 44 के 4 हासिल आए 4, 14 एकन 14 4 18, यानी 1848 आपके ऑप्शन में है और सवाल का उत्तर हो जाए। बात समझ में आ जाए तो लाइक जरूर करना। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। कहता है कि एक समबहुभुज के प्रत्येक आंतरिक कोण का माप 168 डिग्री है। इस बहुभुज में कितनी भुजाएं होंगी? अब मैं आपको बता दूं, एक बहुभुज कोई भी हो, मैं ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, इससे फर्क नहीं है, लेकिन इसी वीडियो के माध्यम से आपको बहुत सारे नंबर मिल जाने वाले हैं। चलिए एक बहुभुज कोई भी हो, कोई बहुभुज हो, मुझे नहीं पता कितनी आकृतियां कितनी भुजाएं हो, लेकिन इसके आंतरिक कोण मतलब ये कोण का माप दिया 168। अगर मैं कहूं इस कोण का मान 168 है तो इसका मान कितना हो जाएगा, क्योंकि एक सीधी रेखा पर कितने अंश का कोण बनता है 180 अंश का, तो 180 माइनस 168 बराबर कितने अंश का बनेगा 12। भैया 180 घटाओ, 10 में से 8 गए 2 और यहाँ 7 में से 6 गए 12 अंश। अब आपको मैं एक सूत्र बता दूं, बहुभुज में कितनी भुजाएं ज्ञात करने के लिए 360 अंश बटे
प्रत्येक बाह कोण, और बाह कोण कितने अंश का लाया आपने 12 अंश, तो 12 तिया 36 यानी 30 भुजाएं इस आकृति में होंगी। एकदम इंपॉर्टेंट बात मैं बोल रहा हूं और आपकी परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। चलिए देखिए इसके लिए और एक तरीका, जैसे यहां त्रिभुज है, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल कितना होता है 180 होता है। ये बताओ कितनी भुजा, दो, तीन भुजा, तीन भुजा में से दो कम करो, 1 गुणे 180 अंश। चार भुजा, चार में से दो कम करो, 2 गुणे 180 अंश बराबर 18 दूनी 36 300, क्योंकि चतुर्भुज के सभी अंतः कोणों का योगफल 360 अंश, त्रिभुज के सभी अंतः कोणों का योगफल 180 अंश। और कोई भी आकृतियां हो तो इसी नियम के माध्यम से लगा सकते हैं। अगर भुजाएं ज्ञात करनी हो तो बाह कोणों का योगफल यानी 360 अंश बटे प्रत्येक बाह कोण, प्रत्येक बाह कोण का मान अगर आपके पास है तो सवाल का उत्तर आ जाएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका क्या कहता है, सुनिए। कहता है कि 540 रुपए पर 6% की वार्षिक ब्याज की दर से 3.5 वर्षों में प्राप्त होने वाला साधारण ब्याज बताना है। यह सिंपल इंटरेस्ट चैप्टर का सवाल है और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर ये भी होता है जो आपकी परीक्षा में 1-2 सवाल देकर जाता है, इसीलिए इसे तैयार करना है आपको। अब देखो मैं सीधा सा बताता हूं सूत्र इसका क्या है भैया। सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू PRT बटे में 100 यानी PRT अपॉन 100। देखिए सिंपल इंटरेस्ट आपको काउंट करना है, ज्ञात करना है, तो P का मान कितना दिया है, प्रिंसिपल 540 दिया है, ब्याज दर 6% वार्षिक है, 3.5 वर्ष, 3 दूनी 6 7 बटे 2 वर्ष, और बटे में क्या होता है 100। देखो 0 से 0 खत्म हो गया। अब आप कर सकते हो 2 से भाग दो, 2 27 में 54 हो गया। अब 27 से सीधे गुणा कर दो, 6 सते 42 के 2 और 6 दूनी 12 4 16, गुणे में 7 बटे में 10, 7 दूनी 14 के 4 हासिल 1, 7 दूनी 14 के 4 हासिल 1, 7 छक 42, 42 1 43 के 3, और 7 दूनी 14 4, 7 छक 42 1 43, 7 1 7 4 11, 10 नीचे है तो एक अंक पे दशमलव लगने वाला है, यानी 113.40 रुपए का ब्याज आएगा, वो भी साधारण ब्याज आएगा। चलिए अगला सवाल चलते हैं। अगला सवाल कहते हैं, देखिए कह रहा है कि 38% चीनी वाले 1 बिलियन में 90 मिलीलीटर मात्रा में कितना पानी मिलाया जाए ताकि प्राप्त बिलियन में चीनी की मात्रा 17.1% हो जाए। ऐसे में देखो 90 ml में 38% क्या है, 38% चीनी है, तो इसी 90 ml में 38 घटा लो 100 में से, 100 में से 38 घटाओगे आएगा 62, 10 में से 8 गए 2, 9 में से 62%, यानी इसी 90 ml का 62% क्या है भैया, पानी है। अब कह रहा है इस पानी में कितना और पानी मिला दे, माना x लीटर, जिससे ये 17.1% क्या हो जाए, 17.1% टोटल मिश्रण हो जाए। क्या ये बात समझ गए ना, पानी ही मिलाना है, 17.12% हो जाए, बात समझ गए ना। आप ऐसे भी हल कर सकते हो इस सवाल। अच्छा यहाँ बटे में आपको लिखना होगा, इसमें लिखना होगा 82.9% लिखना हो, क्योंकि इन दोनों का योग 100 होना चाहिए। करो देखो 9 1 10, 7 2 9 1 10, 8 1 9 1 10। आप एक तरीका और भी लगा सकते। अब देखो इसको त्रियक गुणा हल करना होगा, सवाल का उत्तर आएगा। 0 से 0 कटेगा, एक अंक पे दशमलव, 0 से 0 कटेगा, एक अंक गुणा भाग करना होगा। अब देखो यहाँ पर एक तरीका और लगा सकते हो कि 90 ml है ना, 90 ml में 38%, चलो 17.1% बराबर 90 का 38 है बटे में 100, ठीक है ना। बात समझ गए ना, इतनी बात समझ गया कि नहीं है बताओ। यही तो बन रहा है 17.1% बराबर 90 का 38%, 1% बराबर कितना होगा, 171 आ जाएगा। और हमें 100% का मान ज्ञात करना है, 100% का मान ज्ञात, 2 0 से 2 0 खत्म, 1 दशमलव से 1 0 बढ़ जाएगा। क्या बात समझ गए ना। अब देखो 19 से काट देते हैं, 19 9 में 171 और 19 दूना 38, यहाँ 20 आ जाएगा, 9 1 9 हो जाएगा। और यहाँ देखो 10 10 10 में 200,
यानी 100% ml मिलेगा। 200 ml टोटल बन गया। टोटल ml कितना बन गया? मिलीलीटर। टोटल नया मिश्रण कितना हो गया? 200 ml हो गया। लेकिन एक बात ध्यान देना, यहाँ आपसे पूछा है कि वो पानी, कितना पानी और मिलाया जाए। तो बताओ पहले कितना मिश्रण था? पहले मिश्रण 90 ml था, कितना बढ़ गया ml? ml यहाँ कितना बढ़ गया? 110 ml, यानी 110 ml आपने पानी बढ़ाया है। खतरनाक ट्रिक है, ऐसे ही सवाल को लगा सकते। इसके चक्कर में पड़ेंगे, बहुत बड़ा गुड़ा भाग है भैया, इसके चक्कर में नहीं, ऐसे आप लगाओ, एकदम आसान सा तरीका। बोले समझ में आ जाएगा ना, लगा ले जाओगे ना। चलो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका कहता है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 1/4 वृत्त का परिमाप। एक बड़ा सा वृत्त है जिसकी त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है और कह रहा 1/4 मतलब ऐसे 4 भागों में इसे बांट दो और इस भाग का आपको क्या बताना है? इस भाग का परिमाप बताना है। परिमाप बताने के लिए आपको ध्यान देना है, इसका मान प्लस इसका भी मान आपको बताना होता है, तब जाके परिमाप होता है। आप बताओगे इस पूरे वृत्त का परिमाप क्या होता है भैया? 2πr होता है, जिसका 1/4 बताना है और प्लस में ये और ये मतलब 2 गुने त्रिज्या। अब देखो भैया 2 से 2 खत्म हो गया, 2 दूनी 4 हो गया ना। पाई का मान होता है 22/7, यहाँ दिया भैया 3.14 लेना पाई का मान। अच्छा चलो 3.14 ले लिए और त्रिज्या के रूप में हम क्या लेने वाले हैं? 10 सेंटीमीटर बटे में 2 प्लस में 10 दूना 20 हो गया। 5 दूनी 2 पंचे 10, 14 पचे 70 और 5 तियां 15, प्लस में 20 करो तो 15 और 20 कितना हो जाएगा? 35.70। 35.7 सवाल का उत्तर हो जाएगा। बहुत आसान है, अगर आप समझ गए तो सवाल तुरंत फटाफट लगाते आएंगे और लगाकर भी आएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या कहता है सुनेंगे। कह रहा 5700 को 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 2 वर्ष के लिए निवेश किया जाता है, जिस पर ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है। परिपक्वता पर प्राप्त होने वाला मिश्रधन ज्ञात कीजिए। मैं आपको बता दूं, ये मिश्रधन वाला सूत्र है। आपको सीधे क्या बताना है? मिश्रधन बताना है। तो सीधे लगाओ 5700 का कै प्रतिशत ब्याज दर है? 10, तो 110 है। अब ये बताओ कै साल के लिए है? 2 साल के लिए है, तो 2 बार लगा लो 110। एक चीज और ध्यान देना, वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज है और ब्याज की गणना किस प्रकार से की गई है? वार्षिक, इसलिए कोई बदलाव नहीं, सीधे डायरेक्ट सवाल का उत्तर। चलो 1-1-2-0 से 1-1-2-0 से 2-0 खत्म। अब देखो 11 सते 77, 11 पचे 55, 7 55 7 62 हो, 55 7 7 5 12 यानी 62 हो जाएगा। गुणे में पुनः 11 सते 77 और 11 दूनी 22 7 29, 11 दूनी 22 7 29 और फिर 11 छक्का 66, 66 2 68 यानी 6897। 6897 इस दिए गए प्रश्न का उत्तर होगा। ये बातें समझ में आ गई ना। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखो बहुत आसान है और बार बार आपकी परीक्षा में पूछा जाता है, जिसे लगाना आपको है। चलिए समझिए, देखिए ऐसे सवाल फटाक दे लगाओ। यहाँ a b यानी a स्क्वायर और माइनस b स्क्वायर दिया है और नीचे ये देखो a प्लस b है और ये देखो a माइनस b है। समझ गए? इन दोनों को घटाओ जरा। 12 में से 7 गए 5, 5 में से 4 में से 2 गए 2, आया कि नहीं? a माइनस b हुआ कि नहीं? इन्हीं दोनों को जोड़ो, 7 2 9 5 2 7। समझ में आया? फिर से समझो, जैसे ऊपर लिखा 5.2 गुणे में 5.2 माइनस 2.7 गुणे में 2.7 और नीचे लिखा है 7.9 गुणे में 2.5। आप इन दोनों को मिलाओ, 5.2 और 2.7 जोड़ो, 7 2 9 5 2 7, 7.9 के बराबर हुआ कि नहीं हुआ? इन दोनों को घटाओ, 5.2 2.7
देखो भैया 12 में से 7 गए, 9 7 नहीं 5 आएगा और यहाँ 4 बचा, 4 में से 2 गया 2। इसका मतलब ये हुआ कि आपको ये समझना है इन दोनों का जोड़ यानी 5.2 प्लस में 2.7 और इन दोनों का घटाव 5.2 माइनस में 2.7, नीचे भी तो वही है तो आपस में एक दूसरे से कट जाएंगे और इससे जब ये भाग देगा तो ना कि 0 आएगा क्या 1 आएगा, यानी 1.0 सवाल का उत्तर। क्या ये बात समझ में आ जाएगा? बिल्कुल ऐसे ही आपको लगाना है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। कह रहा किसी आयताकार भूखंड की लंबाई उसकी चौड़ाई की 3 गुना है। कोई आयताकार मैदान है जिसकी लंबाई ये, इसकी चौड़ाई ये, इससे 3 गुना, माना चौड़ाई x है तो लंबाई क्या होगी 3x। कह रहा इसके विकर्ण की लंबाई 18√10 सेंटीमीटर है। विकर्ण का सूत्र क्या होता है अंडर रूट में l स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और ये बराबर क्या है 18√10 सेंटीमीटर के बराबर है। तो हम x का मान पहले ज्ञात करेंगे। क्या करेंगे x का मान, चलो यहाँ रखो l तो 3 त्रिका 9x स्क्वायर, यहाँ रखो b तो यानी x स्क्वायर और देखो 9 1 10x स्क्वायर हो जाएगा, अंडर रूट है तो भैया अंडर रूट 10 का नहीं निकलेगा, x स्क्वायर का निकल जाएगा x और पहले से क्या है 18√10 तो रूट से रूट खत्म, x का मान आ गया 18। पूछा क्या है आपसे, कह रहा आयत का परिमाप ज्ञात करो। आयत का परिमाप होता है 2l प्लस b होता है 18 3 54 और 18। अब देखो इनको जोड़ो 18 54 कितना होगा 18 और 54 54 18 कितना होगा भैया 8 4 12 5 1 6 1 7 यानी 72 गुणे 2 बराबर 144 सेंटीमीटर आपके इस दिए गए प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। बात समझ में आ जाए तो लाइक बिल्कुल करना। 15 सवाल हो गया है और कुछ सवाल है जिसे मैं हल करा दूं ताकि आज आपको समझ में आ जाए। क्या ये बातें क्लियर हो जाएंगी ना, लगा ले जाएंगे ना? चलिए मैं पूरा करा देता हूं, कुछ सवाल और है। देखिए कितना आसान सा सवाल है ये सवाल, 5 सेकंड का। कह रहा 15 व्यक्ति एक कार्य को 12 दिन में करते हैं, पूरा कर सकते हैं, तो उसी कार्य को 20 दिन में पूरा करने के लिए कितने व्यक्ति उसी कार्य को 20 दिन में पूरा करेंगे? तो भैया m1 d1 और h1 बटे w1 का सूत्र याद करो, m2 d2 h2 बटे में w2 का सूत्र, mdh चाट मसाला वाला सूत्र याद रखो। m मतलब 15 व्यक्ति, d मतलब 12 दिन, हावर नहीं दिया इसे छोड़ दो, कार्य वही कार्य है तो उसे भी छोड़ दो, बराबर फिर से देखो कितने व्यक्ति लगेंगे 20 दिन में करेंगे, 20 गुणे में 20 बटे में, 5 तिया 15 5 चौके 20, 4 तिया 12 और 3 त्रिका 9 दिन में कार्य को फाइनल करेंगे, फिनिश करेंगे। क्या ये बात समझ में आया? चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते। थोड़ा मैं तेजी दिखाता हूं ताकि आपका सवाल हो सके। आपको अगर तेज लगे तो वीडियो को थोड़ा कम करके या आपको धीमा लगे तो वीडियो को तेज करके जरूर देख लें। चलिए ऐसे सवाल देखो, a अनुपाते b समानुपाते c अनुपाते d है तो x प्लस 5 और 9x माइनस 1 के बीच मध्यानुपाती, तृतीयानुपाती, चतुर्थानुपाती, अंतःपदों का गुणनफल बाह्यपदों का गुणनफल बराबर है, इस पर आधारित सवाल पूछा जाता है। तो चलो यहाँ डायरेक्ट करते हैं। अंतःपदों का गुणनफल बराबर बाह्यपदों का गुणनफल करते हैं तो x गुणे x मतलब x स्क्वायर, x गुणे 17 मतलब 17x, फिर 5 से 5 एकन 5x और फिर 5 से 17 पचे 85। बोलो समझ में आया ना? इनका गुणा बाहर से बाहर करो, x गुणे x मतलब x स्क्वायर, x गुणे 53 मतलब 53x और फिर 1 गुणे x मतलब 1x प्लस में 1 गुणे 53 मतलब 53। अब जोड़ो, देखो x स्क्वायर खत्म, 17 5 कितना होगा भैया 17 5 22, 7 5 12 और 1 1 2 22x आ गया। और ध्यान देना यहाँ देखो क्या भैया प्लस 85 और यहाँ 54x आ गया और प्लस में 53 प्लस है, यहाँ माइनस करो 53, तो 5 में से 3 गया 2, 8 में से 5 गया 3 32, यहाँ 22 ले जाके माइनस कर दो तो 4 में से 2 गया 2, 5 में से 2 गया 3, यहाँ भी 32 से 32 कट जाएगा यानी x का मान क्या आएगा 1। अब यहाँ रखो x का मान, तो भैया 5 1 6 और यहाँ रखो 9 1 का 9 माइनस 1 8,
इनका क्या बताना है, मध्यानुपाती बताना। तो मध्यानुपाती का सूत्र होता है अंडर रूट में ए बी। तो 6 अठे 48, 6 अठे 48 का अंडर रूट करो तो भैया 16 तिया 48 होता है। अब 16 का वर्गमूल 4 रूट 3, 4 रूट 3 आपके सवाल का उत्तर हो जाएगा। क्या बात समझ में आया ना? बिल्कुल। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। कह रहा 18 वस्तुओं का, देखिए कितना अच्छा सवाल, मैं बार बार आपको समझाता हूं। यक्ष वस्तुओं का मतलब गुणा होता है, विक्रय मूल्य मतलब एसपी, और बराबर 32 वस्तु का क्रय मूल्य के बराबर है। बराबर मैंने पहले लगा दिया, 32 का मतलब गुणा सीपी। अब देखो सीपी को उठा के यहाँ ला के रख दो और ये यक्ष को उठा के वहां ले जाके रख दो। बेचा कितने में, 32 में। खरीदा कितने में, यक्ष में। फायदा हो रहा कि घाटा, फायदा। तब इसके लिए एक सूत्र बताते हैं। देखो विक्रय माइनस क्रय, विक्रय माइनस क्रय बटे में क्रय और गुणे में 100 बराबर क्या है, प्रतिशत लाभ। कितने का लाभ है, 28। हो गया कि नहीं हो गया? बोलो, बात समझ में आया? क्लियर है ना? बटे में यक्ष है, मैं गुणे में ले लेता हूं, मैं गुणे में ले लेता हूं यक्ष, तो यहाँ क्या आ जाएगा 28। 100 का गुणा कर दो, 3200 माइनस में 100 यक्ष बराबर में 28 यक्ष। 100 माइनस है, 100 प्लस हो जाएगा। अब देखो 28 यानी 128 यक्ष बराबर 32 के। अब 128 से भाग दे देना, यक्ष का मान आ जाएगा। 128 से भाग दोगे तो भैया आप 8 से काट दो, 8 चौके 32, 4 से काट दो, 4 वठे 32, 4 तिया 12, और देखो 4 तिया 12, 4 दूनी 8। आप ऐसे भी कर सकते थे, 32 पंचे नहीं 32 अट्ठे, सही जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं? चलो ऐसे हो गया, 8 चौके 32 और 4 25 में 100, यानी 25%, यानी 25 वस्तु था, 25 वस्तु का विक्रय मूल्य था। सवाल को उतराया कि नहीं? कैसे भी लगाओ, गुणा भाग तो अपने ऊपर है, जिधर से सेट हो जाए उधर से ही लगाना चालू कर दो। अगला सवाल देखो, अगला सवाल आपका है, कह रहा एक 225 मीटर लंबी रेलगाड़ी। भाई रेलगाड़ी का सवाल तो फिक्स है, बहुत सारे चैप्टर है जिसका सवाल फिक्स रहता है। 225 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, कोई रेलगाड़ी 225 मीटर लंबी है, 225 मीटर लंबी रेलगाड़ी है। ये रेलगाड़ी ही समझो, ये रेलगाड़ी है, जैसे ऐसे ऐसे चलते कि नहीं चलते, रेलगाड़ी है। कह रहा चाल से चल रही है और कोई व्यक्ति इंजन से शुरू करता है, इंजन तो यही माना जाएगा, इंजन से शुरू करता है और 17 किलोमीटर, ये 145 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। लंबाई 225 मीटर है और कोई व्यक्ति शुरू करता है, इंजन के पास है, चाल में रेलगाड़ी, किस चाल से भैया, 17 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, और विपरीत दिशा में, मतलब अगर रेलगाड़ी इधर जा रही तो ये इधर जा रहा है, तो रेलगाड़ी को उस व्यक्ति कितने समय में पार कर जाएगी। देखो समय मतलब क्या होता भैया, समय, समय मतलब दूरी बटे क्या होता है, चाल। समय बराबर दूरी बटे में चाल। अब बताओ समय, जब दो रेलगाड़ियां एक दूसरे के विपरीत दिशाओं में चलती हैं तो चालें जुड़ती हैं, एक ही दिशा में चलती हैं तो चालें घटती हैं। इसलिए यहाँ सवाल लगाने के लिए आपको क्या करना होगा, वैसे तो यहाँ व्यक्ति है, जब भी रेलगाड़ी किसी व्यक्ति को, खंभे को, सिग्नल को, पोल को आदि को पार करती है तो केवल अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करती है। तो दूरी कितनी तय हुई भैया, 225। अब चाल बताओ इन दोनों को जोड़कर, 7 5 12 के 2 और 4 1 5 1 6 और 1 162। ये देखो मीटर है, ये किलोमीटर प्रति घंटा, इसे 5/18 से गुणा करो, 18 9 में 162 और 9 5 45, 45 पंचे 225, यानी 5 सेकेंड का समय लगेगा, 5 सेकेंड का समय लगेगा, पार कर जाएगी। बात समझ में आया हो तो लाइक जरूर करिए। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपका कहता है, कह रहा किसी वस्तु को 211 रुपये 20 पैसे बेचने पर एक व्यक्ति को 12% की हानि होती है। यदि वह इसे 248 रुपये 40 पैसे में बेचता तो उसे कितने प्रतिशत हानि या लाभ होता। अब मैं बता दूं, जब 12% हानि मतलब 88% पर बेच रहा है और 88% बराबर 211 रुपया 20 पैसा, 1% बराबर कितना होगा, बटे में 88 होगा। अब ध्यान दो, यहाँ 100 से गुणा कर देने से आपको क्या आ जाएगा, सीपी आ जाएगा। चलो मैं कर ही देता हूँ, 2 जीरो से 2 दशमलव खत्म हो गया, 11 8 88 आ गया, 11 1 11 10
10 मतलब 101, 11 9 99, 2 फिर 11 दूनी 22। अब चलो फिर से काट लेते हैं, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, कितना बचा भैया? 16 3 19, 8 चौके 32, यानी 240 में सामान खरीदा, 211 में बेचा, तभी तो घाटा हुआ। अब कह रहा नहीं, हम 248.40 में बेचना चाह रहे हैं, तो देखो 8 रुपये 40 पैसे का फायदा बटे में क्रय मूल्य गुणे में 100 सवाल का उत्तर हो जाएगा। 2 दशमलव से 2 जीरो गया, 1 जीरो से 1 जीरो गया। अब देखो 12 दूनी 24, 12 सते 84, यानी 7/2, 7/2 मतलब 3.5, 3.5% का क्या हो रहा है? फायदा हो रहा है, 3.5% का फायदा हो रहा है। तो प्यारे साथियों, इस वीडियो के माध्यम से मैंने एनटीपीसी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल कराया है, जो आपके परीक्षा में बहुत ही मददगार साबित होने वाले हैं। इस वीडियो को आप पूरा लास्ट तक देख लिए होंगे। ध्यान रहे, इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखना है, ताकि यहाँ से आपको आपकी परीक्षा में हेल्प मिल सके, यानी फायदा मिल सके। आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो लाइक, शेयर और साथ ही साथ सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बेल आइकन यानी घंटा भी दबा दें, जिससे हमारा मनोबल बढ़ता है और हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन भी आप तक समय से पहुंचता है। ऐसे ही और वीडियो पाने के लिए जरूर बेल आइकन यानी घंटा दबा दें। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।